गॉस के नियम का एप्लीकेशन, कितने एप्लीकेशन अब तक पढ़े? पहला है एक सीधी तार के कारण तीव्रता 2k लैम्डा अपान आर, दूसरा है प्लेन शीट के कारण तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तार के कारण डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ड्यू टू वायर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, और ई प्रोपोर्शनल 1 अपान आर आया था। लेकिन प्लेन शीट के कारण कहीं भी जाओ तीव्रता कितनी रहती थी, इंटेंसिटी क्या सेम रहती थी, कितना आता था वैल्यू, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सोचो एक चादर इधर है पॉजिटिव वाली और पॉजिटिव वाली एक चादर इधर है, बोलो बीच में कितना इंटेंसिटी होगा? 0, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अगर सिग्मा सेम है तो ये इधर धक्का लगाएगी, इधर धक्का लगाएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी बीच में? 0। तो अगर दोनों समान आवेशित प्लेटें हैं तो तीव्रता बीच में 0 होगी, बाहर 0, बाहर कितना आएगा? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट? सिग्मा अपान, क्योंकि दोनों का जोड़ करके एक वैल्यू दे देगा। तो अगर दोनों समान आवेशित है तो बीच में 0, और अगर दोनों विपरीत आवेशित हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बीच में 0 कि बाहर 0? बाहर 0, और बीच में सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। बढ़ जाती है घट जाती है? एक प्लेट था तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 प्लेट हो गई तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। घटती नहीं है, 2 प्लेट आएगी तो दोनों की ताकत जुड़ जाएगी, और इस बात से तो 2 एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, ड्यू टू वायर, ड्यू टू शीट, ड्यू टू स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। एक हमारे पास कोई गोलाकार कोश है, स्फेरिकल कुछ भी ले सकते हो ना हमारे पास, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई ठोस ही गोला लो या खोखला गोला, आप कैसा भी गोला ले सकते हैं। क्यों? सवाल आया कि हम कैसा भी गोला ले सकते हैं। हमारे पास जो गोला है, गोला कैसा है? 3D है ना, स्फीयर है कि नहीं है? स्फीयर है, तो हमारे पास एक 3D गोला है, और ये गोला खोखला भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, और सॉलिड भी। क्यों? सॉलिड और हॉलो दोनों कैसे एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि सोचो इसका रीजन क्या है, क्यों हम इसको हॉलो सॉलिड दोनों एक साथ ले सकते हैं? रीजन कि अगर हम इसको आवेश दें, और ये जो डेरिवेशन करने चल रहे हैं ना, ये किसके लिए कर रहे हैं बेटा? कंडक्टर के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? कंडक्टर के लिए, चालक के लिए। अचालक के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर ये गोला अचालक होगा, नॉन कंडक्टर इंसुलेटर होगा, तो फिर फार्मूला सब पलट जाएगा, कुछ अलग ही आंसर आएगा। लेकिन अगर ये कंडक्टर है, थोड़ी देर के लिए क्या ले लो, कंडक्टर है, और या फिर बोला हो कंडक्टर है, या फिर बोले कि चार्ज जो है, चार्ज इसके पृष्ठ पर है। पृष्ठ मतलब सरफेस पर है। किस पर है? सरफेस पर है। तो आप ये जो हम पढ़ने चल रहे हैं उसका यूज करेंगे। हमने सॉलिड या हॉलो क्यों बात करी? चाहे गोला, अगर कंडक्टर है, स्पेशली किसके लिए बात हो रही है? कंडक्टर है, तो चाहे हॉलो हो या सॉलिड हो। सोचो अगर गोला ठोस है, क्या किसी चालक के भीतर आवेश हो सकता है कभी? चालक के भीतर नेट आवेश, नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर रिमेन्स 0। तो किसी चालक के भीतर जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, इसमें शर्त क्या रखी गई? चालक के भीतर आवेश कितना होता है? 0। किसी चालक के भीतर आवेश 0 होता है। इसीलिए जो आवेश है वो हमेशा कहां एग्जिस्ट करेगा? आवेश जो होगा हमेशा कहां एग्जिस्ट करेगा? सतह पर, सरफेस पर एग्जिस्ट करेगा। जो भी आवेश दोगे, चालक के भीतर आवेश 0 होता है। अगर आप इसके भीतर आवेश देने की कोशिश करेंगे तो आवेश आएगा ही नहीं। कोई भी आवेश दिया गया, चालक को दिया गया आवेश हमेशा उसके कहां पर रहता है? सतह पर रहता है। तो अगर ये कंडक्टर है तो चार्ज इसके कहां होना चाहिए? सरफेस पर होना चाहिए। और कंडक्टर होगा तो चार्ज अपने आप सरफेस पर होगा, लेकिन अगर इंसुलेटर होगा तो चार्ज कहां रखना पड़ेगा? सरफेस पर। तो दो बातें, अगर अचालक गोला है तो आप कहां लोगे कि चार्ज कहां पर रखा है? अगर सोचो ये इंसुलेटर है, क्या चीज है? इंसुलेटर है, यानी अचालक है, तो चार्ज को स्पेशली कहां बताना पड़ेगा कि मेरा चार्ज कहां पर रखा है? केवल सरफेस पर रखकर पढ़ रहे हैं। और अगर कंडक्टर है तो अंदर चार्ज कितना हो जाएगा? 0। घूम घुमा के चार्ज कहां आ जाएगा? सरफेस पर ही। बात समझ आई? तो ये कब पढ़ रहे हो? जब चार्ज इस कंडक्टर के या इस मटेरियल के सरफेस पर चार्ज है। तो बनाया जाए डायग्राम। रेडी हैं? समझ में आया है कुछ कि हमारा जो हम लेने चल रहे हैं ऑब्जेक्ट, जो आप ले रहे हैं 3D वाला गोला, ये खोखला होना चाहिए कि ठोस? खोखला या ठोस? चाहे जो ले लो, चाहे खोखला लो चाहे ठोस। खोखला लोगे तो भी चार्ज कहां रहने वाला है? सरफेस पर। और अगर ठोस सॉलिड लोगे तो भी चार्ज कहां रहने वाला है? तो इससे ये बात बिल्कुल मायने नहीं रखती। लेकिन अगर ठोस होगा और इंसुलेटर होगा तब फार्मूला पलट जाएगा। इसलिए ध्यान देना है कि हम स्पेशली कहां पढ़ रहे हैं। चाहे चालक हो या अचालक, हमारा पूरा चार्ज रखा है सरफेस पर। बात समझ में आई? चाहे कंडक्टर हो या इंसुलेटर, इट डजंट मैटर, चार्ज इज प्लेस्ड ओनली ऑन द स्प्रेड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो एक स्फीयर बना लिया हमने, जिसका रेडियस हम ले लेते हैं
स्फीयर बना लिया, रेडियस कितना ले लो आर, रेडियस कितना ले लिया क्या कैपिटल आर, ये रेडियस हमने लिया भाई हमने अच्छा सा। और सारा जितना चार्ज है ये बताओ चार्ज लीनियर है कि नहीं है, क्या ये केवल चार्ज पृष्ठ पर फैला है तो लीनियर है कि एरिया में है, एरिया में पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज किस पर डिस्ट्रीब्यूट, पूरे पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूट, अरे पूरे पृष्ठ पर है ना कि अंदर भरा हुआ है। आयतन लगाओगे कि पृष्ठ लगाओगे, सरफेस लगाओगे, क्यों क्योंकि चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस पर। तो यहां पर साथ में और क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो सपोज हमने क्या कहा, माना हमारे पास कोई आर त्रिज्या का एक चालक गोला है, ठोस है या खोखला उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि चार्ज सारा कहां पर दिखाया ही गया है सरफेस पर। तो ये चार्ज है और इस चार्ज के इस गोले के कारण इस हमें इंटेंसिटी बतानी है। और किस कहां कहां बता सकते हो सर, गोला है गोले से इतनी दूरी पर भी बता सकते हैं, बता सकते हैं ना, इतनी दूरी पर भी बता सकते हैं सर, सरफेस पर भी तो बता सकते हैं और अंदर भी बता सकते हैं। अंदर कितना आएगा तीव्रता ये सबको पता होना चाहिए, अभी आज प्रूफ भी करेंगे कैसे जीरो आता है, ठीक है। तो अंदर, लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ तो होगी, यहां पर कुछ ना कुछ तो होगी ही। तो सबसे पहला हम क्या ले लें, कौन सा पॉइंट, बाहर पृष्ठ पर कि अंदर, बाहर पृष्ठ पर के अंदर, कहां, सबसे पहले बाहर से शुरू करें, बाहर के बाद हम पृष्ठ पर आते हैं और पृष्ठ के बाद हम लोग अंदर चलते हैं। तो सबसे पहला इस गोले के कारण यहां बताते हैं, इसमें जो सबसे पहली बात क्या चीज अप्लाई हो रही है, लेमडा सिग्मा रो सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सिग्मा इक्वल टू, सिग्मा पता है कि क्यू पता है, सिग्मा पता है कि क्यू पता है, सिग्मा, तो क्यू बराबर सिग्मा ए। व्हाट इज एरिया, सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल सेल, 4 पाई आर। तो सिग्मा इंटू, सॉरी सिग्मा तो सेफ ही है ना, एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई, तो सिग्मा हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे जो छोटी दोनों चीजें पता थी, क्लियर है सर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इतना हमें चार्ज पता चल चुका है कि इस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वैल्यू ये आ गई। अब लेकर के चलते हैं हम डेरिवेशन के लिए। सबसे पहला डेरिवेशन, हम पहला पॉइंट कहां ले लें बताइए, सबसे पहला पॉइंट कहां ले लें हम लोग, व्हेन आवर पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है वो है आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के बाहर है, और सेंटर से दूरी हमेशा लेंगे। दूरी हमेशा कहां से लोगे आप लोग, सेंटर से। सेंटर एक बढ़िया पॉइंट होता है, सारी दूरी से सेंटर से ले लेते हैं। याद करो डाइपोल, डाइपोल को आपने क्यू से, ना माइनस क्यू से ना प्लस क्यू से, क्या दोनों के बीच से लिया था डिस्टेंस, आर दूरी पर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु था जहां पे तीव्रता बतानी थी, तो वहां पर आपने सेंटर से लिया था, ओ से लिया था। 2l को तोड़ा था ll में, तो इस हिसाब से आप कहां से लो, 2r को तोड़ो r में, और सेंटर कहां से लो, मतलब डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे, o से। कहां से मेजर करोगे, o से, सेंटर से। तो हम मान लेते हैं यहां से r दूरी पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है जो कि बाहर है। क्या चीज है, कोई पॉइंट p है जहां पर आपको क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तीव्रता पता करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, गोले के बाहर के भीतर, बाहर, गोले के बाहर। कैपिटल आर ज्यादा है कि स्मॉल आर ज्यादा है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। आसान है, इतना तो आसान है ना। आगे बढ़े, अब सोचो, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब यहां से हमें इंटेंसिटी बतानी है। ये पॉइंट चार्ज है कि कंटिन्यूअस चार्ज है, ये कंटिन्यूअस चार्ज है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो यहां पर हम E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लगा, तो किसके नियम का अनुप्रयोग है, गॉस के नियम। तो क्या यहां पर कोई गॉसियन सरफेस आना चाहिए। सोचो ये एक गोला है, इस गोले को सिमेट्री ढकने के लिए क्या दूसरा क्यूबॉइड लें, सिलेंडर लें, कौन लें, या गोला ही ले लें। गोले को ढकने के लिए एक और गोला। सोचो ये पूरा, मान लो ये पूरा आवेश अगर सेंटर पे रखा है तो क्या बिंदु आवेश हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया। और उस पॉइंट चार्ज के लिए कौन सा गॉसियन सरफेस अच्छा होता है, पॉइंट चार्ज के लिए कौन सा गॉसियन सरफेस सबसे अच्छा माना गया है, गोला। स्फीयर सबसे अच्छा माना गया है क्योंकि सब सिमेट्री होता है। ये बिंदु है और इससे अगर एक गोला बनाओ तो सब डिस्टेंस सेम रहने वाली है, तो सबसे अच्छा स्फीयर का कौन सा गॉसियन सरफेस आएगा यहां पर। तो हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस कहां से पास करना चाहिए बेटा, गॉसियन सरफेस कहां से पास करना चाहिए सर, गॉसियन सरफेस वहां से पास करना चाहिए जहां पर हमें इंटेंसिटी पता करना होता है, उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस पास करना चाहिए। तो बना दिया गॉसियन सरफेस ठीक ठाक, कितनी रेडियस का, आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बना दिया और हमारा वहीं से पास कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं इसको डीए में। अरे डीए में तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे, इस डीए से निकलने वाला फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे ही होगी कि नहीं होगी, ऐसे ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी और डीए भी ऐसी। तो बताओ यहां पर एंगल कितना है ई और डीए के बीच में, एंगल कितना है ई और डीए के बीच में, 0 ना। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर जा रही है,
और एरिया वेक्टर भी बाहर जा रहा है, तो ई और डीए के बीच में एंगल कितना है 0। तो एंगल जब 0 है समांतर है तो ई डीए कॉस थीटा में कॉस 0 हो जाएगा और 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम सीधे लगाने की कोशिश करते हैं इंटीग्रल। अच्छा डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चलोगे? अरे कॉन्सेप्ट तो कई बार सीखा है, 2-2 बार एप्लीकेशन किया है। आइए हम करते हैं। अच्छा चलो लगाते हैं इस डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, डीए से गुजरने वाला फ्लक्स कितना आएगा? डीए से गुजरने वाला फ्लक्स क्या डी फाई होगा? कितना होगा? डी फाई होगा, और वो होगा इंटीग्रल ई डी ए। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। ये इतना, अरे इंटीग्रल कहां से आ गया? गलत हो गया ना। इंटीग्रल तो तब आता है जब टोटल निकालते हो। तो छोटा सा फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, थीटा बोलो 0, तो हो जाएगा आपके पास केवल कितना आया? ई डी ए। ऐसे डी ए तोड़ते जाओ, हर जगह ई डी ए में एंगल 0 ही है। ई डी ए तोड़ते जाओ, क्या टोटल निकल आएगा? तो टोटल फ्लक्स, कुल फ्लक्स क्या इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू ई बाहर आएगा, क्या इंटीग्रेशन डी ए ही रह जाएगा? हो जाएगा। तो ये गया समाकलन गया, क्या आपके पास फाई आ गया? फाई टोटल कितना आ रहा है? ई इंटू इंटीग्रल डी ए बोलो, पूरा डी ए तोड़ो और वो फिर जोड़ो, तो क्या टोटल कितना आएगा? कैपिटल आर की स्मॉल आर, कैपिटल आर की स्मॉल आर। अरे क्या वो बड़ा गोला को तोड़ा गया है? तो जब बड़ा गोला को तोड़ोगे तो क्या डीए में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहां पर लिखा जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है सबको? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका फ्लक्स पासिंग फ्रॉम इस दिस होल सरफेस, जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लिया है, इस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना आया? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हमें यही पता करना था? यही तो पता करना था। तो एक तो आपने बताया ई डी ए से, एक और तरीका होता है फ्लक्स बताने का, बताओ कौन बताता है? वो कौन है बताता है? गॉस जी क्या कहते हैं? गॉस जी ये कहते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। तो जो गॉस जी कहते हैं वो लगाया भी जाए, तो उन्होंने कहा नेट फ्लक्स, परंतु गॉस के नियम से, बट फ्रॉम गॉस लॉ, परंतु गॉस के नियम से। गॉस का नियम क्या है? नेट फ्लक्स बताओ। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू। तो तुम्हें पता ही नहीं है? पता है? चलो थोड़ी देर के लिए हम अगर ऐसे ही रख लें, तो क्या ये दोनों इक्वल है कि अलग अलग है? इक्वल है बेटा, दो, ये भी नेट फ्लक्स है और ये भी नेट फ्लक्स है, तो दोनों एलएचएस इक्वल है, तो आरएचएस इक्वल करो तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलता है हमको? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्या ज्ञात करना था? E बराबर 1/4 पाई चिपका दो एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन। अरे ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ गया? लेकिन आर क्या है? जो त्रिज्या का गोला दिया गया है, या वो दूरी केंद्र से है? दूरी, ये आर, ये मत सोचना कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर में आर त्रिज्या है, ये वो दूरी है केंद्र से दूरी है। सोचो, आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए क्या दे सकते हैं? त्रिज्या दे दे, यहां से बता दे इतने गोले की त्रिज्या है। कॉन्सेप्ट देखो पहले, इतनी त्रिज्या का गोला है और इस गोले से, केंद्र से ना बोले, गोले से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, सोचो त्रिज्या आपको दिया है 5 सेंटीमीटर और ये बोला है 4 सेंटीमीटर, गोले के पृष्ठ से 4 सेंटीमीटर दूरी पर कोई पॉइंट पी है जहां पर आपको तीव्रता बतानी है, तो बोलो स्मॉल आर की वैल्यू क्या? ये 5 है और क्या बोला है? सरफेस से 4 सेंटीमीटर पर। तो आप ये नहीं रखोगे 4, आप 5 नहीं रखोगे, क्या बोलेगा? 5 + 4 9। सवाल पढ़ोगे ध्यान से तो समझ में आएगा कि क्या पॉइंट दिया है, कहां से निकालना है। सरफेस से डिस्टेंस दिया है या सेंटर से दिया है? अगर बोले सेंटर से इतनी दूरी पर तो डायरेक्ट रख दोगे, समझ रहे हो? और अगर ये बोले कि सरफेस से इतनी दूरी पर, तो आप डायरेक्ट नहीं रखोगे, रेडियस प्लस द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉल आर। स्मॉल आर में क्या चीज है भाई? रेडियस प्लस, स्मॉल आर में क्या चीज है? रेडियस ऑफ स्फीयर प्लस डिस्टेंस ऑफ आउटसाइड पॉइंट, ये होता है। अरे तुम फालतू इसके पीछे परेशान मत हो, तुम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहला चीज आसान है, बोलो आसान है कठिन है? आसान है। फार्मूला आपको ऐसे नजर आएगा तो ठीक है। अच्छा खुद ही सोचो, ये किसके कारण फार्मूला जैसा मिलता जुलता लग रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है। तो ऐसा नहीं लगता कि इतना बड़ा गोला और उस गोले से उतनी दूरी पर इंटेंसिटी I = KQ/R², तो ये इतना बड़ा गोला, ऐसा नहीं लग रहा कि पॉइंट चार्ज जैसा एक्ट कर रहा है? कैसा एक्ट कर रहा है?
ये गोला ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि ये कैसा हो, एक पॉइंट चार्ज हो। तो यहां से ये बात जो लिखी जाती है, जो कथन निष्कर्ष निकल के आता है कि एक स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ऐसे एक्ट करती है कि मानो होल चार्जेस ऑफ दिस स्फीयर इज सेंटर्ड एट इट्स सेंटर, यानी सारा का सारा समस्त धनावेश, समस्त आवेश इसके कहां पर बैठा है, इसके केंद्र पर बैठा है। अतः यहां से क्या स्टेटमेंट निकल लिखी जाती है, अतः एक आवेशित गोला चाहे ठोस हो या खोखला, आवेशित चालक गोला ऐसे बिहेव करता है, ऐसे व्यवहार करता है, कैसे करता है, ऐसे व्यवहार करता है जैसे क्या, समस्त आवेश इसके कहां पर रखा हो, कि वेरी गुड, जैसे कि समस्त आवेश, ऑल द चार्जेस आर प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, समस्त आवेश इसके केंद्र पर रखा है। ये यहां से स्टेटमेंट जो निकल करके आती है, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। यानी ये पॉइंट चार्ज के जैसा एक्ट करने लग गया। समझ में आया, आसान है। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल्स एक्ट्स लाइक दैट all the charges is placed at its center, इसके सेंटर पर रखे हैं। अभी रुको, अभी ये फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, और सीखो। अभी कहां कंप्लीट हुआ, क्यों पता था तुमको कि सिग्मा पता था, तो सिग्मा लिखो ना। क्यों बराबर क्या है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q कितना है, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पूरे का बटा स्मॉल आर का, जो जा रहा है भेजिए, 4 पाई गया, आपके पास आया क्या, इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आया, मिला फार्मूला लगना नहीं, प्लेन सीट याद आई, दो प्लेन सीट इंटू आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। बड़ा जो बड़े लोग होते हैं वो ऊपर रहते हैं, बड़ा आर मेरा ऊपर है, न्यूटन पर कूलाम। तो ये फार्मूला भी लिखा मिल सकता है और ये फार्मूला भी लिखा मिल सकता है। इधर वोल्ट पर मीटर लिख दो, दोनों यूनिट आ गई है, उतार लीजिए पहला। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सेकंड पॉइंट बताओ सब लोग। अगला हमारा, आप बाहर तो हो चुके हो, बाहर की यात्रा तय हो गई, बताओ बाहर कितनी तीव्रता आई, E इक्वल टू 1/4 पाई, बाहर की बात है, एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस, बड़ी दूरी है और बड़ी दूरी नीचे है, और जबकि बड़ी कैपिटल आर है, देखता है अजीब है। चलो सेकंड पॉइंट कहां पर, ऑन द सरफेस, पृष्ठ पर, या फिर इसको एनसीईआरटी दूसरे तरीके से क्या कहती है, ठीक बाहर, जस्ट आउटसाइड। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको मजा आएगा, पता चल जाएगा कि हाँ ये बात सही है। दो तरीके से कहती है, एक तो ऑन द सरफेस और दूसरा क्या कहते हैं, ठीक। तो दोनों तरीके से जानो, जस्ट आउटसाइड या फिर ऑन द सरफेस, दोनों चीजें लिखो। ठीक बाहर है ना, लैंग्वेज माने रखती है, ठीक बाहर, या फिर दूसरा पृष्ठ पर, जस्ट आउटसाइड और ऑन द सरफेस, दोनों चीजों के नाम से जान सकते हैं। अब एक चीज देखो, अगर आप सरफेस पर आओगे तो आर बढ़ेगा कि घटेगा, ये वाला स्मॉल आर, और कितने बराबर पहुंच जाएगा, कैपिटल आर के, किसके बराबर पहुंच जाएगा, कैपिटल आर के बराबर। तो इस वाले में क्या लिख सकते हो कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर लिख सकते हो। तो जो फार्मूला आपने पढ़ा है सेम फार्मूला अप्लाई करो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहला फार्मूला आपका आएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, जहां स्मॉल आर है वहीं कैपिटल आर कर दो, या स्मॉल आर सेम फार्मूला उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे स्मॉल आर का स्क्वायर लिखो चाहे कैपिटल आर का। यहां ये आर क्या है, गोले की त्रिज्या ही हो गई, ठीक बाहर का मतलब गोले की त्रिज्या ही हो गया। दूसरा फार्मूला उसमें कर दो, दूसरा उससे बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बना सकते हो, इस वाले फार्मूले की यूज लो, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन इनटू आर स्क्वायर अपान आर, क्या दोनों सेम हो गया है, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये चला गया, आपके पास आया क्या, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट निकल के आया। अब इंटेंसिटी कुछ और आई, तो इससे पहले आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर आई थी, अब इस बार इंटेंसिटी कुछ अलग आई है। कम आई कि ज्यादा आई, ये बताओ उसके रिस्पेक्ट में, कम आई कि ज्यादा आई उसके रिस्पेक्ट में, अरे सोच के बोलो, सोच के बोलो, कम आई कि ज्यादा आई,
तीव्रता ज्यादा आई है कि कम आई है? आर ज्यादा है कि कैपिटल आर ज्यादा है कि स्मॉल आर? स्मॉल आर ज्यादा। स्मॉल आर ज्यादा होने का मतलब कैपिटल आर कम, स्मॉल आर ज्यादा। क्या ये वैल्यू डेसिमल में आ जाएगी? और डेसिमल से मल्टीप्लाई कराओगे तो तीव्रता खा जाएगी। और यहां पर कुछ मल्टीप्लाई कराने में डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं है? ये वैल्यू एक से छोटी आएगी, एक से छोटी वैल्यू आएगी तो इसको कम ही करने का काम आएगी। यानी जितनी दूर रहोगे, अरे कॉमन सेंस लगाना था, बिंदु आवेश से जितना दूर गए तीव्रता उतनी ही कम, इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी, और जितना उसके पास आओगे इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। तो कहां पर ज्यादा है, पृष्ठ पर या बाहर? पृष्ठ पर, ठीक बाहर ज्यादा है और दूर गए तो कम हो रही है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है? ऑन द सरफेस, इन द सरफेस या इन द सेल, है ना। अब हम पृष्ठ के कहां आ गए हैं? भीतर। तो तीसरा हो जाएगा इनसाइड सरफेस, पृष्ठ के भीतर। बताओ कैपिटल आर ज्यादा कि स्मॉल आर ज्यादा? कैपिटल आर ज्यादा कि स्मॉल आर ज्यादा? पृष्ठ के भीतर इनसाइड सरफेस कैपिटल आर ज्यादा। तो क्या आर इज लेस देन कैपिटल आर? सही है, आर इज लेस देन कैपिटल आर। चलो कोई पॉइंट तो ले लो जहां पर हमें तीव्रता बतानी है, वो पॉइंट भी लेना चाहिए नहीं चाहिए चाहिए? तो इस बार हमने पॉइंट नहीं लिया क्योंकि इजीली इसी से डिराइव कर दिया, लेकिन इस बार पॉइंट ले सकते हो। यहां पर मान लो हमने सपोज कोई पॉइंट पी डैश ले लिया, और इस पी डैश पर से आपको क्या बताना है? इस पी डैश पॉइंट पर क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपने ये लिया है इस बार अपना आर, और एक आपने गॉसियन सरफेस की परिकल्पना करी कि नहीं करी? एक गॉसियन सरफेस के अंदर के परिकल्पना करी। अब उसके डीए से गुजरने वाला फ्लक्स डायरेक्ट लगाते हैं, ई इंटीग्रल डीए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे यही तो होता है फार्मूला। ई इंटीग्रल डीए बोलो, इंटीग्रल डीए बोलो इसके लिए 4 पाई कैपिटल आर की स्मॉल आर? बेटा होश में रह के बोला करो, स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू इन अपॉन चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। इस सरफेस ने कितना चार्ज घेरा? इस सरफेस ने चार्ज को घेरा कि चार्ज ने इस सरफेस को घेरा? चार्ज। और देखिए गॉसियन सरफेस क्या कहता है? गॉसियन सरफेस ऐसा बनाओ जो किसको घेरे? चार्ज को। गॉसियन सरफेस कम्स टू कवर द चार्ज, ये चार्ज को कवर नहीं करा है। इस सरफेस के द्वारा घिरा हुआ आवेश कितना है बेटा? 0। तो हो जाएगा 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। यानी किसी गोले के भीतर, आवेशित चालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है? 0। उतार लीजिए। ये कैपिटल आर रेडियस, ठीक है, कैपिटल आर रेडियस, और इसके ऊपर सब क्या है? प्लस प्लस चार्ज स्प्रेड है। ये गोला हो गया। अंदर तीव्रता कितनी होती है? अंदर इंटेंसिटी कितनी है? 0। तो हम क्या करते हैं, बढ़िया सा ये बना लेते हैं। क्या यहां से यहां तक आने तक इंटेंसिटी कितनी रहने वाली है? 0। यहां से चल करके यहां तक जब तक रहोगे इंटेंसिटी हमेशा कितनी रहने वाली है? तो यहां तक पूरा 0 है। ग्राफ यहां से शुरू ही नहीं होगा, ग्राफ यहां से शुरू नहीं होगा। लेकिन जैसे आप यहां पर पहुंचोगे, जैसे आप सरफेस पे आओगे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का एक बहुत अच्छा माना जाएगा? कितना आएगा वो? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। या फिर आप कह सकते हैं, क्या लिखा था आपने डायरेक्ट? क्यू अपान आर स्क्वायर। ये पहला फार्मूला था बेटा, है ना, ये आपका पहला फार्मूला था। तो ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है, और ये जब आएगा, और उसके बाद जैसे जैसे आप आगे जाओगे इंटेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। तो आगे तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ही तो फॉलो कर रहा है। यानी यहां पर इतने भर में आपको कोई इंटेंसिटी मिलने वाली नहीं है, और जैसे आप सरफेस पर आते हैं, इसके आगे चलने लगते हैं, क्या वो आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ की याद नहीं दिला रहा है ना? तो उसके बाद से इंटेंसिटी आपकी कितनी हो जाती है? इस हिसाब से कुछ हाइपरबोला शेप में आ जाता है। ठीक है, अरे यार सही बना लो। ये हो गया आपका, और ये क्या है? यहां पर क्या लिख सकते हो कि ये है आपका E इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर, या फिर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो गई। और यहां पर लिख सकते हो E प्रोपोर्शनल 1 अपान आर स्क्वायर, और यहां लिख सकते हो कि E इक्वल टू 0। यही था ग्राफ। क्या था इसमें? कितना कठिन था बताओ? सेम चीजें ऐसे बना के ऐसे बना देना था, बाहर कर देना। यहां से नहीं शुरू किया गया ग्राफ, इसके पहले आपको पढ़ाया गया था तो देखो डायरेक्ट ऐसे बनाया गया था, ऐसे। याद है नहीं याद है? लेकिन इस बार क्या है, तो हमारी तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो इस ग्राफ को थोड़ा सा जो यहाँ बनाया था इसको थोड़ा सा आगे खिसका दिया, और ये यहाँ से ना होकर यहाँ से शुरू हो गया। अंदर कितना है? 0।
अंदर इसीलिए कोई ग्राफ ही नहीं बना गया, सब डॉट डॉट करके दिखा दिया है मैंने। और यहां से शुरू हो रहा है जहां से आपका सरफेस शुरू होता है, ठीक है। ये हो गया आपका ग्राफ, बनाओ या ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं, बट आसान था इसलिए मैंने बता दिया। क्लियर है सबको? अच्छा, अंदर तीव्रता किस पे डिपेंड करती है? अंदर E प्रोपोर्शनल r⁻0, r पे डिपेंड ही नहीं करती। या फिर आप ये कहो कि अंदर सर तीव्रता 0 ही हो जाती है। अंदर डिपेंड ही नहीं कर, अंदर डिपेंड कहां से करेगी? होगी तो डिपेंड करेगी। E कितनी होती है? 0, लेकिन बाहर निकलने पर 1/r², इसलिए ये लिख दिया गया E प्रोपोर्शनल 1/r²। तो इसका सबसे खास पॉइंट बताओ, आज आपने इस स्फेरिकल सेल में सबसे खास बात क्या सीखी है? इस स्फेरिकल सेल में सबसे खास बात क्या सीखी है? अंदर तीव्रता। और चलो एक अच्छी बात समझ में आई, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इनसाइड स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेंस 0। और कोई? वेरी गुड, सबसे खास पॉइंट यही सीखना था आपको कि कितना भी बड़ा गोला ले लो और उसके सारे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उससे किसी भी पॉइंट पे चले जाओ तो वो ऐसे एक्ट करेगा मानो सारा का सारा चार्ज जो है वो कहां पर रखा है? सेंटर पर। उसको फील के साथ समझो। सोचो, अगर मान लो, मार्कर कहां है ये, अगर मान लो आप यहां से इतने दूरी पर हो, p दूरी पर, तो इससे आप ज्यादा दूर हो कि कम दूर हो इसके तुलना में? r1 और r2, बोलो कौन ज्यादा है? r2 ज्यादा है। तो आप कम दूरी पर हो ना, तो क्या इसकी ताकत ज्यादा होगी? और इसकी ताकत, इस आवेश को ढकेल ढकेल के सेंटर पे लेकर के आओ, बताओ दूरी बढ़ी कि घटी? दूरी बढ़ी, ताकत घटी, लेकिन ये भी तो पास आएगा, और जब ये पास आएगा तो दूरी घटी, ताकत बढ़ी, बैलेंस कर दिया, और पूरा सब मिला मिला के पिचका पिचका के आपने इसको एक बिंदु आवेश बना दिया। क्या बात समझ में आई कुछ कुछ? तो ये है कि कैसे एक स्फेरिकल गोला पॉइंट चार्ज के जैसा एक्ट करने लग जाता है। समझ में आया? कैसे गोला पॉइंट चार्ज के जैसा एक्ट करने लग जाता है। क्लियर हो गया सबको टॉपिक? आसान था ना डेरिवेशन? अब न्यूमेरिकल्स की ओर चला जाए। अब तो न्यूमेरिकल्स ही बचे रहे हैं, और तो आपका ये डी एंड हो गया है ना। चलो सब लोग न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक मुझे दो और न्यूमेरिकल लिखो। न्यूमेरिकल आपका क्या था? एक अनंत लंबी तार है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दिया गया है? रेखीय आवेश घनत्व क्या दिया है आपको? लेमडा कितना गिवन है? 5 कूलाम पर मीटर, वो भी प्लस बताया गया था। इससे कितनी दूरी पर आपको इंटेंसिटी बतानी है? 2 सेंटीमीटर, यानी R = 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपको इंटेंसिटी बतानी है। एक वायर है, बताओ इसके लिए फार्मूला क्या आएगा? इंटेंसिटी बतानी है, यानी E क्वेश्चन मार्क। बोलो E का फार्मूला क्या होता है? 2K λ/r। अगर फार्मूला याद हो तो न्यूमेरिकल लग जाएगा, क्योंकि वैल्यू सारी पता थी। चलो E = 2 का 2 रखो, K का वैल्यू 9 × 10⁹, लेमडा की वैल्यू 5, R की वैल्यू 2 ही रखोगे क्या? इधर देखो एक सेकंड, हमारी फिजिक्स किस में लिखी जाती है? हमारी फिजिक्स की लैंग्वेज क्या है? कौन सा? MKS। हमारे न्यूमेरिकल का चाहे जिस भाषा में हो, हम आंसर किस में देंगे? MKS। तो ये तो MKS में नहीं, ये तो CGS में चला गया। इसको MKS में लिखोगे 2 × 10⁻2 मीटर, 2 × 10⁻2 मीटर। आपका नहीं लग रहा 2 से तो चला गया, और ये -2 ऊपर गया तो +2, तो E = आया 9 × 5 = 45, 45 × 10⁻11। आप कहते थे अरे सर 4.5 × 10⁻12 न्यूटन पर कूलाम आया था। अगला क्वेश्चन लिखे। तो तार के कारण तीव्रता ये होती है। इस बार क्या गिवन है? एक चादर, एक सीट दी गई है। अब सीट के कारण तीव्रता क्या होती है? E = σ/। तो ये सीट पढ़ के हमें फार्मूला पता लग गया। सीट पढ़ के क्या पता लग गया? फार्मूला पता लग गया। क्या क्या गिवन है? सबसे पहले सिग्मा बोला है 17.7 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और क्या दिया है? डिस्टेंस कितना दिया है? 3 मीटर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन सीट इंडिपेंडेंट ऑफ R से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये तो गुमराह करने के लिए दिया गया था। हमें तो केवल क्या पता चल जाए? सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। सर हम जब पैदा हुए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तब से लेकर के चल रहे हैं, और सिग्मा तो अभी भी सीखा ही है, तो वो सिग्मा दिया भी तो गया है। तो E = क्वेश्चन मार्क, E = σ/2 एप्सिलॉन नॉट 17.7 बस अपॉन 2 × एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12 885 8.85 दूना 17.7, 2 से 2 कट गया। इतना बड़ा पहाड़ा मुझे याद रहता है 2 से 2 कट गया, कुछ बचा?
नहीं, तो E इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 10⁻+ बेटा, तो लिख सकते हो 1.0 इंटू 10⁻12 न्यूटन, उधर न्यूटन पर कूलम लिखा, इधर वोल्ट पर मीटर। आसान था।